मनीष शर्मा, सिग्नेट सीड्स कंपनी की तरफ से भारत के आप सभी किसान भाइयों को स्वागत करता हूं सिग्नेट सीड्स कंपनी द्वारा आयोजित प्रोग्राम किसानों का हमसफर में। और किसान भाइयों, आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वह है बासमती धान में लगने वाला एक बड़ा ही गंभीर रोग, बड़ी ही गंभीर समस्या, एक गंभीर बीमारी जिसे बकानी कहते हैं और कई राज्यों में इसे झंडा रोग के नाम से जाना जाता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सिग्नेट सीड्स कंपनी के वरिष्ठ धान के वैज्ञानिक डॉक्टर सुदेश कुमार शर्मा जी, जो आप सभी किसान भाइयों को बताएंगे कि आप किस तरह झंडा रोग जो बकानी है इसकी रोकथाम कर सकते हैं, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है पहचानने के, और किस तरह किन दवाइयों के उपयोग से आप इसको रोकथाम कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज सिग्नेट सीड्स के चैनल पर सिग्नेट सीड के प्रोग्राम किसानों के हम सफ़र में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ये बकानी रोग एक कवक फंगस के द्वारा होने वाला रोग है। इसका जो फंगस है, जिसको हम कारण एजेंट बोलते हैं, वो फ्यूजेरियम फ्यूजिकोराई, जिसे जिब्रेला फ्यूजिकोराई के नाम से भी जाना जाता है। और ये जिब्रेला फ्यूजिकोराई जिब्रेलिक एसिड बनाने के लिए काम करता है, GA3, जो एक प्लांट हार्मोन है। सामान्य नाम इसको बकानी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ मूर्ख पौधा यानी मूर्ख अंकुर या मूर्ख पौधा होता है। हिंदुस्तान में हमारे कुछ भाग में इसको झंडा रोग के नाम से भी लोग पहचानते हैं। इससे सबसे अधिक जो प्रभावित फसल होती है वो बासमती की खेती करने वाले किसान सबसे ज़्यादा इस समस्या को झेलते हैं या इस समस्या को देखते हैं। इसका जो प्रभाव कैसे होता है, ये अंकुरित पौध का असामान्य बढ़ाव होता है। जो आपका अंकुरित पौध है, जब हमारी नर्सरी जर्मिनेट करेगी तो यानी अंकुरण से ही ये बीमारी शुरू हो जाती है कि पौधे का असामान्य बढ़ाव होगा। इससे जब पौधा परिपक्व होगा तो उसमें आगे जाते हुए यदि वो सरवाइव करता है, जीता है, तो उपज में हानि होगी, क्योंकि दाने कल्ले भी कम हो जाएंगे, पौधे की ग्रोथ भी कम हो जाएगी और अल्टीमेटली हमारी पैदावार में वो नुकसान करेगा। अब वो बात आती है कि हम इसको कैसे आगे इसके जीवन चक्र को ध्यान करें। बकानी के जीवन चक्र को जब हम देखते हैं तो इसको हम कुछ विभिन्न चरणों में विभाजित करते हैं। जैसे प्राथमिक संक्रमण, कि सबसे पहले ये प्रकोप कैसे होता है, कैसे संक्रमण जो होता है, जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, जो जिब्रेला फ्यूजिकोराई है, वो कैसे संक्रमण करता है हमारी फसल में, तो इनको हम जानेंगे। यह रोग संक्रमित बीजों से शुरू होता है। कवक जीवाणु बीज की सतहों पर भी हो सकता है और बीज के अंदर भी हो सकता है। जब ये बीज अंकुरित होते हैं तो ये फंगस पौधे को संक्रमित कर देता है और साथ के साथ उसके सिस्टम में डेवलपमेंट होता रहता है। रोग किस तरह से फैलता है? रोगजनक मिट्टी और सिंचाई के पानी के माध्यम से ये बीज फैल सकता है। बीजाणु पौधे के मलबे, मिट्टी और पानी में जीवित रह सकते हैं। किस तरह से पौधे को पेनिट्रेट करता है या प्रवेश करता है? यह रोग संक्रमित बीजों से शुरू होता है। फंगस पौधों की युवा अवस्था में जड़ों अथवा तनों से प्रवेश करता है और वहीं उनको संक्रमण करके प्रभाव डालता है। आप यहाँ देखेंगे कि हमने एक लेफ्ट हैंड पे एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में, आप स्लाइड में देखेंगे तो किस तरह से ये अटैक करता है ये दिखाया गया है। आप देखेंगे कि इन्फेक्टेड सीडलिंग सबसे ऊपर फ्लावरिंग हो रही है प्लांट में, और फ्लावरिंग के यहाँ इन्फेक्शन, यहाँ नीचे देखिए आप, यहाँ से इन्फेक्टेड सीडलिंग है। बकानी के सिम्टम आएंगे। सिम्टम आने के बाद एक कॉनेडिया स्पोर बनेंगे। फंगस का जो डेवलपमेंट होता है तो फंगस डेवलप होगा और स्पोर बनाने के लिए कॉनेडिया बनेंगे, जो स्पोर बोलते हैं। ये स्पोर यहाँ आप देखेंगे लेफ्ट हैंड में, इसमें प्रेजेंटेशन स्लाइड में, तो ये फ्लावरिंग की दशा में ये स्पोर निकलेंगे और फ्लावरिंग करते हुए पौधे को भी अटैक कर देंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे पौधा मर जाएगा। आप देखते हैं प्लांट डेब्रिस लिखा है, यहाँ पौधा इस तरह मर जाएगा और अल्टरनेटिव होस्ट पे भी जाएंगे। जो आगे देख रहे हैं आप, अल्टरनेटिव होस्ट पे भी जाएंगे। और उसके बाद या अंदर ये प्लांट है, राइस प्लांट पे इन्फेक्टेड सीड देंगे, यानी जो पौधे बच गए वो बीमारी संक्रमण वाला बीज
हमको देंगे और जो पौधे मर चुके हैं वो हमारा उपज में नुकसान करेंगे। इसके बगानी के रोग जीवन चक्र में दूसरा लक्षण हमारा होता है कि हम ये देखें कि इनके जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, उनको किस तरह से विकास होता है। पौधों के लक्षण आप पहचानेंगे। संक्रमित पौधे अत्यधिक बढ़ाव प्रदर्शित करते हैं। जो आपके पौधे हैं जिनमें ये बीमारी आ जाती है वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। क्यों? कि जिब्रेलिक एसिड एक हार्मोन है, उसकी सिंथेसिस करता है, बनाता है ये जिब्रेला फ्यूजिकोराई। उससे ये हमारे पौधे बड़ी तेजी से वृद्धि करते हैं और पतले और लंबे हो जाते हैं। यह फंगस द्वारा जिब्रेलिन नाम का एक हार्मोन जो है उसको प्रोड्यूस करता है और पौधे के अंदर जिब्रेलिन होने के कारण असामान्य ग्रोथ होती है और पौधा बहुत तेजी से लैंग की ग्रोथ, बड़ी ग्रोथ हो जाती है। उसके बाद धीरे से रंग परिवर्तन होगा, पौधे का जो कलर है वो फिर परिवर्तन होगा। इससे प्रभावित पौधे हल्के हरे या पीले रंग के हो सकते हैं और गंभीर मामलों में पौधे मुरझा सकते हैं और ये गल सड़ सकते हैं। और कई दशाओं में जब ये सड़ते हैं, इनकी जड़ों से बहुत बुरी गंध आती है और वो बुरी गंध के साथ साथ रूट, जो जड़ सिस्टम है, वो पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है और पौधे की मृत्यु तक हो जाती है। जब पौधा पका हो और लक्षण थोड़े लेट में हुए हैं तो आप ये देख सकते हैं परिपक्व पौधे में, इसके परिपक्व पौधा है तब किस तरह करेगा। यदि संक्रमण बाद में होता है तो टिलरिंग चरण में, जब आपके पौधे में कल्ले फूट रहे हैं, टिलरिंग चरण में संक्रमित टिलर जो भी कल्ला प्रभावित इससे हो जाएगा, उसकी विकास रुक जाएगा और पीलापन दिखना शुरू हो जाएगा। संक्रमित पौधे कम टिलर और अनाज का उत्पादन भी कम करते हैं, जो अक्सर खाली या खराब हो जाते हैं। जीवन चक्र का तीसरा आता है प्रजनन कैसे करता है। कोई भी बीमारी हो, कीड़ा हो, कोई भी अपना प्रजनन, वो भी अपने लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाते हैं, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। तो इसी तरह से ये फंगस भी अपना प्रजनन करते हैं। प्रजनन में कैसे इसका चरण है, इसका बीजाणु का उत्पादन कैसे होता है। जो ये फंगस है, इसके बीजाणु कोनोडिया बोलते हैं फंगस को। कोनोडिया के अंदर ये स्पोर बनते हैं। ये स्पोर एसेक्सुअल भी होंगे और सेक्सुअल भी होंगे। इनको एसेक्सुअल बीजाणु को हम कोनोडिया कहते हैं और क्लेमाइडोस्पोर जो आराम करने वाले बीजाणु हैं, जो क्लेमाइडोस्पोर की फॉर्म में अगली फसल के लिए पड़ा रहता है, सुरक्षित रहता है, ये क्लेमाइडोस्पोर होते हैं। ये बीजाणु पर्यावरण में जारी किए जाते हैं और पौधों को संक्रमित कर देते हैं। यानी जो पौधे पहले से इन्फेक्टेड हैं, ये वहां से ये आएंगे, वहीं से आपके कोनोडिया बनेंगे, वहीं से क्लेडोमाइज स्पोर बनेंगे और ये दूसरे पौधों को संक्रमित कर देंगे जो उनके पास में है। चौथा चरण इसका आता है ओवरविंटरिंग। ओवरविंटरिंग का है कि ये हमारा अगली फसल तक कैसे सरवाइव करता है। ये फंगस कैसे रहता है, खेत में यदि रहता है तो वहां सरवाइव कैसे करता है, अल्टरनेटिव होस्ट क्या है, किसके ऊपर ये अपना धान की फसल के बाद जीवन यापन करता है। यदि ये सॉइल डिब्रिस, प्लांट डिब्रिस में है, यानी गले सड़े जो पार्ट हैं, ये फंगस पौधे के मलबे, मिट्टी और संक्रमित बीजों पर जीवित रहता है। ये आगे की जो संरचनाएं, ये जो इसकी संरचनाएं बनती हैं, वो अगली फसल को संक्रमित करने के लिए जो मलबे में पड़े रहते हैं या संक्रमित बीज यानी इन्फेक्टेड सीड जो हैं, उनके ऊपर ये मौजूद रहते हैं और अगली फसल में अपना संक्रमण, इन्फेक्शन दिखाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट हैंड में कि आप एक हाथ दिखाई दे रहा है, वहाँ देखते हैं कितना तेजी से इन्फेक्शन हो चुका है, जो रूट्स पूरी तरह से सड़ चुकी हैं। पौधे की लेफ्ट हैंड में देखेंगे बहुत तेजी से ग्रोथ हुई है और उसके नीचे आपको तना दिखाई देगा। इसमें जो लक्षण है, नोड्स जो होती हैं, जो गांठें होती हैं, जड़ के ऊपर की गांठों में और जड़ एरियर जो हवाई जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं और पौधे की मेन जो मुख्य जड़ है वो गलना शुरू हो जाता है। उसमें एक लसलसा पदार्थ दिखने लगता है और पौधे को निकालने पर वो जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से ये अपना जीवन साइकिल पूरा करता है। अब बात आती है कि ये ट्रांसमिशन और फैलाव इसका किस तरह होगा, कैसे कैसे आगे जा सकता है। अब आप देखेंगे ट्रांसमिशन और फैलाव में हम एक बीज के माध्यम से जाएगा, यानी संक्रमित बीज रोगजनक
का प्राथमिक स्रोत हैं। यानी कोई भी जब हम बीज खरीदते हैं या बीज लाते हैं या अपने घर का बीज लगाते हैं तो उसमें पूरी चांसेस है कि उस बीज के अंदर यदि ये फंगस है तो ये आगे अपना प्रकोप दिखाएगा। फंगस कभी कभी बाहरी और आंतरिक दोनों जगह से बीज जनित हो सकता है, यानी बीज में बाहर से भी हो सकता है और यदि सिस्टम में ही डेवलप हुआ है तो बीज के अंदर जर्मिनेशन के बाद भी इनका इन्फेक्शन देखने को मिल जाएगा। और दूसरा फैलने का इनका कारण है पानी और हवा के माध्यम से। बीजाणु सिंचाई के पानी और वर्षा के पानी और हवा के माध्यम से भी ये फैल सकते हैं। पानी और हवा एक खेत के भीतर और अन्य क्षेत्रों में बीमारी के प्रसार में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। आप देख सकते हैं कि जड़ किस तरह से डैमेज है। आप लेफ्ट हैंड में ये देखेंगे कि आपको जड़ें दिखाई दी हैं जो बिल्कुल 3rd नंबर है, बिल्कुल सड़ चुकी है। इस तरह की दशा होती है मैच्योर होने के बाद जब पौधे की डेथ होती है। और ये नीचे आप बाएं हाथ में देख रहे हैं, इस तरह से बड़े बड़े पौधे खेत में निकलते हैं और कुछ समय बाद ओवर सिंथेसिस, जैसे जैसे इसमें GA3 की मात्रा बढ़ती जाएगी पौधे की डेथ हो जाती है, यानी मृत्यु हो जाती है और हमारा फसल का नुकसान होता है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे किसान भाई अपने खेतों में इस बीमारी की पहचान करें, सही से पहचान करें और निगरानी रखें। तो किसानों के लिए पहचान और निगरानी के लिए क्या करना है, उनको लक्षणों पर ध्यान देना, यानी सिम्टम्स जिसको हम बोलते हैं। कैसे करना है, अपने जब खेत में जाएं तो ये देखें कि बीमारी के लक्षण तो नहीं है। कौन सी अवस्था में देखें, पौध की अवस्था में, जब नर्सरी डाली है यदि अधिक लंबे या मुड़े हुए पौधे वहाँ हैं तो आप समझें कि यहाँ इन्फेक्शन हो चुका है। और जो पौधे लंबे हैं उनमें क्लोरोटिक यानी वो हरापन कम हो जाएगा और वो पीले दिखाई देंगे। संक्रमित पौधे भी असामान्य पत्ती मुड़ना दिखा सकते हैं। जो पौधे संक्रमित हो जाते हैं, इन्फेक्शन होता है, उनकी पत्तियां कभी कभी मुड़ी हुई भी हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, जैसे लपेटा ले जाती हैं, मुड़ जाती हैं और बाद में धीरे धीरे वो सूख जाती हैं। किसान कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले अपने नर्सरी में या खेत में जाएंगे, ये देखेंगे कोई भी पौधे बढ़े हुए हैं, पीले पड़ रहे हैं तो वो बकानी के लक्षण हैं। और जो पौधे जब पक जाते हैं, आप इधर देखेंगे लेफ्ट हैंड में जो बाईं तरफ आप देखते हैं कि जड़ को किस तरह से विनाश किया गया है बीमारी के द्वारा। इधर यहाँ सिम्टम दिखाई देंगे आपको बाएं हाथ में, नीचे पौधा कैसे बाहर निकला है और जड़ कैसे खत्म हो जाती है। यानी जो परिपक्व पौधे हैं उनमें पूरे विकास को अवरुद्ध कर देंगे, जो उनके कल्ले हैं वो कम फूटेंगे, बालियां ड्राई हो जाएंगी, सूख जाएंगी, खाली जो हमारा जो पुष्प गुच्छ है वो उसमें हम देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा उसमें दाने नहीं मिलेंगे या वो पौधे की डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। रोगग्रस्त पौधे अक्सर पतले और कमज़ोर होते हैं। ये हमारे किसान भाई जरूर ध्यान रखें कि ये आसानी से पहचान में आ जाता है। दूसरा पॉइंट है, किसानों को जब अपनी निगरानी कर रहे हैं तो क्षेत्र का निरीक्षण ढंग से करें। नियमित रूप से नर्सरी बेड और मुख्य खेतों का निरीक्षण करें। विशेष रूप से फसल विकास के शुरुआती चरणों के दौरान पौधे में जब कल्ले फूटते हैं तब तक इसका प्रकोप हो सकता है। स्वस्थ धान की फसल के पौधे लंबे और पतले पीले पौधे हैं तो उस पैच को तुरंत पहचानें और समझ लें कि हमारे खेत में ये बीमारी है। स्वास्थ्य बीज परीक्षण, इसमें हम एक और सावधानी रख सकते हैं कि जब भी हम बीज लाते हैं तो आजकल सुविधाएं उपलब्ध हैं कि हम किसी भी लैब में टेस्ट करा सकते हैं कि इसमें बीज में फंगस है या नहीं, और यदि है तो फिर हम आगे केमिकल कंट्रोल में आपको बताएंगे तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। परीक्षण के लिए आप नज़दीकी प्रयोगशालाओं में बात कर सकते हैं, सैंपल दिखा सकते हैं, टेस्ट करा सकते हैं। और यदि कंपनियां, आज की डेट में कंपनीज अपना सीड प्रोवाइड करती हैं तो ज़्यादातर लोग केमिकल ट्रीटमेंट से ट्रीट करके देते हैं और साथ के में वो ये भी बताते हैं कि आगे बुआई से पहले सोकिंग के टाइम में आपको कौन सा केमिकल कितना प्रयोग करना है जिससे इस बीमारी से बचाव हो सके। भविष्य के लिए मौसम को भी ध्यान में रखें। आप खेत में जो हमारे किसान भाई जाते हैं, यदि आर्द्रता बहुत ज़्यादा है, तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में है और ये लंबे समय तक चलता है, तो ये जो मौसम की अवस्था है ये इस बीमारी को फैलने के लिए बहुत बहुत सहयोग करती है। इसी कारण किसान भाइयों को मौसम पर पूरी नज़र रखनी है।
अब जो आप सामने स्लाइड देख रहे हैं, बकानी रोग का प्रभावी रासायनिक नियंत्रण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास ये इसको रख सकते हैं। जब भी आपको कहीं ऐसा लक्षण दिखाई देते हैं जो बताया है, तो आप अपने आप खुद से दवाई लाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसमें हमने आपको बहुत आसान किया है कि किस तरह। सबसे पहले हम कहते हैं कि इस बीमारी में 2 तरह से हम इलाज कर सकते हैं। पहला, बीज का उपचार करें, यानी प्रभावी बीज उपचार के लिए जो कवकनाशी हैं, जो फंजीसाइड है, उनकी आपको एक टेबल दी है जिसमें 4 हमने बताए हैं। इसके अलावा यदि और भी कोई आप हैं, और भी कोई सजेस्ट कर दें टेक्निकल लोग, तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। लेकिन मुख्य आप देखेंगे, जैसे पहले बीज उपचार करना है तो आप कार्बेंडिज्म, जो बेवेस्टीन के नाम से आती है और बासफ कंपनी की है, यानी बासफ कंपनी की बेवेस्टीन है, ये 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बुआई से पहले हम बीज को 12 से 24 घंटे तक पानी में के घोल में रखेंगे। बेवेस्टीन का घोल होगा, यानी यदि हमारा 5 किलो बीज है तो 10 ग्राम हमारी बेवेस्टीन लगेगी। यदि 50 किलो बीज है तो हमारा 100 ग्राम बेवेस्टीन लगेगा। और पानी जितना सीड है उससे लगभग 1.25 से 1.5 गुना पानी यूज करते हैं, और उसी हिसाब से डोज बनाते हैं केमिकल की। तो पहला है कार्बेंडिज्म बेवेस्टीन, जो कि बासफ का है। 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम बीज को सोकिंग के टाइम पानी में घोल में डालेंगे और 12 से 24 घंटे तक उसमें रखना है। खास तौर से कोशिश करें 24 घंटे रखें, और उसके बाद हम प्री सोकिंग के लिए बोरियों में निकाल के दबाते हैं, जर्मिनेशन करते हैं, जर्मिनेट कराएंगे। इसका जो एक्शन करने का जो तरीका है, जो बेवेस्टीन का है, ये एक सिस्टेमिक फंजीसाइड है जो कि माइसीलियम ग्रोथ को, फंगस की जो माइसीलियम की ग्रोथ होती है, उसको रोक देता है और पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा एक और प्रोडक्ट है, उसका रासायनिक नाम है कार्बेंडिज्म। रासायनिक जो कंपोजिशन है उसमें वो कार्बेंडिज्म और मैनकोजेब है, और टेक्निकी नाम साफ है। ये यूपीएल कंपनी का है, बेसिकली ये यूपीएल कंपनी का है। 2 ग्राम बुआई से पहले इसको भी उसी तरह से 12 से 24 घंटे के लिए बेवेस्टीन के घोल में आप रखें। जैसे बेवेस्टीन रखते हैं उसी तरह से कार्बेंडिज्म का भी सेम प्रयोग कर सकते हैं। जो कार्बेंडिज्म प्लस मैनकोजेब है, साफ है, ये यूपीएल का है, यूपीएल कंपनी का है, और ये भी सिस्टेमेटिक फंजीसाइड है। ये भी बीज उपचार के लिए काम आता है सोकिंग के टाइम में। थायरम एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है। थायरम टी स्टेंस कंपनी का है। ये 3 ग्राम बीज, सूखे बीज, जैसे हमारा सूखा बीज है, उसमें सूखे बीज में प्रयोग करें, और बाद में ट्रीटमेंट सूखे बीज से कर सकते हैं। और ये बीजाणु के अंकुरण को रोककर बीजाणु के खिलाफ सुरक्षात्मक कार्रवाई प्रदान करता है पौधे को। चौथा है ट्राईसाइक्लोजोल बीम। ट्राईसाइक्लोजोल रैलीज इंडिया का है। 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से आप बीज उपचार में यूज करेंगे, और सूखे बीज का उपचार कर सकते हैं, और पानी में भिगोने के टाइम में भी इसको सीड ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ट्राईसाइक्लोजोल ये 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से। एक प्रगतिशील कवकनाशी है जो फंगस के, यानी कवक यानी फंगस, जो रोग फंगस के सभी रोगों में अच्छी तरह से ये काम करता है, ट्राईसाइक्लोजोल। तो ये पहली जो टेबल है, ये बीज उपचार हम कैसे करें और किस दवा से करें। ये करें जो आप साफ है, ये यूपीएल कंपनी का है, यूपीएल कंपनी का है साफ। तो आप इनमें से कोई सा भी बीज उपचार करने के लिए फंजीसाइड प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि यदि खड़ी फसल में प्रकोप है तब हम क्या करें। तब आप देखेंगे कि फसल की पत्तियों पर छिड़काव के लिए जो प्रभावी कवकनाशी हैं, फंजीसाइड हैं, उनकी भी आपको एक लिस्ट बताई है। तो इसमें 3 फंजीसाइड आपको बताए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा और भी नए टेक्निकल हैं, यदि कोई टेक्निकल लोग बताते हैं तो आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। पहला हेक्साकोनाजोल, कांटाफ नाम से आता है, रैलीज इंडिया का। 200 ml रिक्वायरमेंट होती है स्प्रे के लिए। इसको हम 200 लीटर पानी में मिक्स करेंगे, और लक्षण आपके जो सिम्टम दिखाई देंगे,
लक्षण दिखाई देने पर पहले चरण में ही आप इसको स्प्रे कर देंगे। और यदि आपको फिर भी दोबारा दिखाई देते तो उसको 15 दिन के बाद इसको रिपीट किया जा सकता है, दोबारा भी किया जा सकता है। दूसरा केमिकल है प्रोपिकोनाजोल, टिल्ट के नाम से आता है और सिंजेंटा कंपनी का है। इनको 200 ml हम ये केमिकल लेंगे टिल्ट, और 200 लीटर पानी में इसको घोल बनाएंगे। बूटिंग यानी फूल आते समय, धान की फसल में जब फूल आता है उस अवस्था में हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, या सिम्टम दिखाई देने पर इसका स्प्रे कर सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छी तरह से हमारे बचाने में सहयोग करेगा। ये भी सिस्टेमेटिक फंजीसाइड है और फंगस के स्टेरॉल जैव संश्लेषण को रोकता है और व्यापक स्पेक्ट्रम नियंत्रण प्रदान करता है। थर्ड वन जो है एमिस्टार SC, ये सिंजेंटा कंपनी का है। इसको 200 ml हम लेंगे, 200 लीटर पानी में घोल बनाएंगे, और इसका भी उसी तरह से बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर वनस्पतिक अवस्था में यानी जो वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है उस टाइम इसका स्प्रे करेंगे। ये फंगस के माइटोकॉन्ड्रिया लेवल पर श्वसन को रोकता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इसमें स्प्रे के लिए फंजीसाइड दिए हैं। आप समय से यदि स्प्रे करेंगे, ठीक से बीज उपचार करेंगे, तो बीमारी से बचाव के बहुत बहुत अच्छे कारण रहेंगे। और कोई भी समस्या और ज़्यादा आती है तो हर स्लाइड के ऊपर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है। हमारे किसान भाइयों को किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप से अपने खेत का फ़ोटो भेज सकते हैं। कोई जानकारी लेनी है तो जो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 9133300746, आप उस पर संपर्क साध सकते हैं, फ़ोटो भेज सकते हैं अपने पते और एड्रेस के साथ। और उसके अलावा आप चाहें तो मेल कर सकते हैं। हर प्लेटफॉर्म पर हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। मैं आप सभी के लिए इस वीडियो देखने के लिए